नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर मचा हुआ है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग तरह के बयानबाजी रैलियां कर जनता को लुभाने का काम कर रही हैं। सभी पार्टियों के नेता जमकर प्रचार प्रसार में लगे नजर आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी सभा को संबोधित करते समय एक पत्रकार से मर्यादा की भाषा बोलना भूल गए। देखिए इस वीडियो में सपा प्रमुख क्या कहते नजर आ रहे हैं। बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर इसकी फोटो खींचो जरा, पत्रकार खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगा दे आपके पास। नहीं, गलत बात है। इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग। पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप टोटी चोर हैं, इस पर अखिलेश यादव जी भड़क उठे और पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम बीजेपी के एजेंट हो। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार से कहा, तुम तो बिके हुए हो बेटा, तुम आगे से मत आना। साथ ही ये भी कहा कि पता नहीं तुम पत्रकार हो भी या नहीं, जब मैंने सीएम आवाज छोड़ा था तो बीजेपी ने इसे धुलवाया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, सपा प्रमुख पहले भी कई बार पत्रकारों और पुलिसकर्मियों पर भड़कते हुए भाषा की मर्यादा तोड़ चुके हैं। इसी पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है आजकल अपोजिशन का भी, क्योंकि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं वो भी वही करते हैं पत्रकारों के साथ जी। और सत्ता पोषित पत्रकार बनाने की कोशिशें की जाती है। हर सरकार का नजरिया है इसमें जी। और जब आप विपक्ष में आते तो आपको लोकतंत्र याद आता है। बिल्कुल। असल में इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनें हैं, समानता के अधिकार का कहीं वायलेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन हर सरकार ये करती है और जब विपक्ष में आती हैं तब उनको लोकतंत्र याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के साथ है। चूंकि अखिलेश यादव तो पार्टी के बड़े कदावर नेता हैं, साथ ही अध्यक्ष भी हैं, क्या उनके द्वारा एक पत्रकार के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? हाँ जी, अखिलेश यादव जी कदावर नेता हैं और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या उन पर इस तरीके का इनके बयान की भर्त्सना करना चाहिए। ये घोर निंदनीय बयान है और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है। मार्च 2021 में भी वो ऐसा कर चुके हैं। और आपको बताऊं, इसी साल जो शायद फरवरी में विधानसभा में पत्रकारों के साथ कुछ बदसलूकी हुई थी, तब इन्हें लोकतंत्र याद आया था और उनकी आजादी याद आई थी। अभिव्यक्ति की आजादी इन्हीं अखिलेश यादव जी को याद आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, ये कैरेक्टर बन गया है आजकल राजनीति का। हर व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है पत्रकारों के खिलाफ। मतलब उनको पालतू पत्रकार चाहिए सभी को। बिल्कुल। यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाएं तो अच्छे हैं, सवाल करेंगे तो वो सत्ता पक्ष के हो गए या विपक्ष के हो जाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत बड़ा कटाक्ष है। इसमें एक चीज और बोलूंगा कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ अब वो रहा नहीं है। असल में ये फ्रस्ट्रेशन एक अचानक नहीं आया है जी। ये जो लंबे समय से सत्ता में जो पार्टियां टिकी हुई हैं, उन्होंने पत्रकारों को पोषित करना चालू किया। वो धंधेबाज बना दिए गए हैं बहुत से पत्रकार जी। और उसमें सभी दल शामिल है। मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होता है, वो जब धंधे करने लगते हैं तो उनको वो चौथा स्तंभ नहीं रह जाते। चौथा स्तंभ होता है सरकार की पॉलिसी का चेक एंड बैलेंस। जो लोकतंत्र में जो 3 स्तंभ तो वैधानिक है, ये स्वयंभू चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इसको समाज ने दर्जा दे दिया चौथे स्तंभ का। तो ये हमारी भी मर्यादाएं हैं कि हम निष्पक्ष होकर समीक्षा करते हैं कि नहीं, पर इसमें जनहित में मुख्य मुद्दा होना चाहिए। लेकिन कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष या सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं जी। हम चौथा स्तंभ तभी हैं जब हम जनपक्ष बनकर काम कर रहे हैं जी। हमारे बातों में, हमारे आर्टिकल में, हमारे संवाद में कहीं ना कहीं जनपक्ष होना चाहिए जी। जो कि आजकल नदारद दिखाई देता है। लेकिन पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और उसको
अगर वो सवाल करता है किसी कुर्सी पे बैठे नेता से, तो उसका हक बनता है कि उसके सवाल का जवाब मिले, और उसके सवाल के जवाब के बदले उसे इस तरीके की अमर्यादित भाषा को सुनना पड़ता है। नहीं अमर्यादित भाषा तो कतई बोली नहीं जानी चाहिए और उसको तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए। परंतु सवाल ये है ना कि जी हाँ बोलिए। हाँ, आपका कहना है कि जो आजकल मीडिया है वो आजकल मीडिया रही नहीं है, तो मेरा कहना वही है कि पत्रकार तो मीडिया का चौथा स्तंभ, और उसके सवाल का जवाब देना तो जो कुर्सी पर बैठे हैं नेता, उनका कर्तव्य बनता है। हमारा आर्टिकल 19 है जो संविधान में, वो हमें जानकारी का अधिकार देता है, हम उनसे जानकारी ले सकते हैं। आप सार्वजनिक जीवन में भाई, आप अपनी निजी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप एक सार्वजनिक नेता हैं, मतलब पूरी जनता के नेता आप हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपकी जवाबदेही बनती है कि यदि किसी के मन में कोई सवाल आता है तो पूछे और उसका जवाब दे। बिल्कुल। आप उससे बदसलूकी तो कर ही नहीं सकते, तो गैर संवैधानिक है। पर समस्या ये है ना कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती। किसी पत्रकार से बदसलूकी है, वो मामले रजिस्टर्ड कराता है, पर चूंकि व्यवस्था पे इन लोगों की पकड़ होती है, उन पे कार्रवाइयां नहीं होती हैं। जी। ये विडंबना है। पत्रकार संगठनों को इस पे कुछ करना चाहिए, जो नहीं करते हैं। कहा जा सकता है कि नेताओं में जो सहनशीलता की भावना है वो खत्म हो चुकी है। नहीं, वो तो सत्ता की मद में रहते हैं ना, वो भले विपक्ष में है जी, क्योंकि वो इतने संपन्न और सक्षम हो चुके होते हैं कि वो हमेशा सत्ता के मोड में ही रहते हैं। वो चाहते हैं सब उनसे वैसे ही बर्ताव करें, जबकि सत्ता भी जनता के प्रति जवाबदेह है। सत्ता का हो या विपक्ष का नेता, आप सार्वजनिक जीवन में है, आपको सवालों के जवाब देना पड़ेंगे और तमीज से देना पड़ेंगे। बदतमीजी तो आप कर ही नहीं सकते। अगर उनको बीजेपी से कोई समस्या है या फिर उनके विपक्ष में बोलना है तो उन पर सीधा कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट किसी पत्रकार को ये बोलना कि आप बिके हुए हो कि हाँ, ये लोग लोकतंत्र के लायक नहीं है, पर जनता बर्दाश्त करती है इनको। क्या करें? इस समय क्या हुआ है, लोकतंत्र को ये रेवड़ियों ने खत्म कर दिया है जी। अब रेवड़ियों से कैलकुलेशन हो जाती है कि हमें इतने वोट चाहिए, हम जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। तो हमें जो जनता के प्रति जो दूसरी जवाबदेहियां हैं उससे मुक्त हो गए। तो इन सब में सत्ता की मदानता आ चुकी है और ये जो भाषा शैली उसी को व्यक्त करती है। चूंकि नेता के पास तो उसके सोर्स वाले लोग ही वहां तक पहुंचते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। अब जनता, जो आम जनता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, और एक पत्रकार ही और एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जनता के हित में उनसे सवाल पूछता है, और जब वो सवाल पूछता है तो इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है। ये नेता का क्या है, समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया है। असल में पूंजीवाद का दौर चल रहा है, पैसा बहुत आ गया सत्ता में, और सत्ता में पैसा आना मतलब नेता भी बहुत संपन्न हो गए हैं। जी। और आम जनता आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है जी। और वो अब ये मदान लोग नहीं चाहते कि कोई सवाल उन तक पहुंचे इससे संबंधित। जी। वो जो करें उनमें निरंकुशता की भावना ज्यादा आ गई है। निरंकुश रूप से जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए, और पत्रकार वो कड़ी है जो सवाल पूछती है और उससे उन्हें तकलीफ होती है। जी। तो सहनशीलता इनमें बची नहीं है। जी, वही मेरा कहना ये है कि आजकल जो नेता है उनमें सहनशीलता मतलब बची नहीं है, और वो जरा सी बातों पे एकदम भड़क जाते हैं और अपनी जो अपनी मर्यादा की, क्योंकि वो दरबार सजाने के शौकीन हो गए ना, जी वाले लोग उन्हें पसंद है। जी। कोई जनता से जुड़ा या कोई भी एक सामान्य सा सवाल पूछता तो आपा खो देते हैं। आप हो सकता है आप उस पत्रकार से सहमत नहीं हो, आप शालीनता से उसको नकार सकते हैं, उसके जवाब शालीनता से दे सकते हैं। हड़कना अच्छी चीज नहीं है। अब ये दौर चल रहा है, पता नहीं है अच्छे शालीन नेताओं का एक दौर चल रहा है, बहक रहे हैं, क्या हो रहा है, अजीब सा माहौल बना हुआ है ये इस समय। आप बिहार का ही उदाहरण देख सकते हैं। जी, वही मतलब बहक रहे हैं, जो आजीवन शालीन रहे वो तक बहकने लगे हैं। वही नीतीश कुमार महिलाओं पर और अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वार करने के लिए मतलब मजबूर हैं, क्योंकि वो पूंजीपति हैं, उनके पास पैसा है। तो पूंजी का असल में जो टैक्सेस जो रेवेन्यू आया है, जब से आप देखें तो मनमोहन जी सरकार के टाइम से पहले वो सर्विस टैक्स आया, अब ये जीएसटी, तो पैसा सरकारों में बहुत आ रहा है, वो उसका हिसाब नहीं देना चाहते। उनको अपनी निष्ठा चाहिए, पर जनता की निष्ठा पे डाका डालने का पूरा अधिकार चाहते हैं। आपने आधार की सुनवाई के समय भी देखा होगा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के समय भी आप देख रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बताना चाहती। अब वो कुछ बताना ही नहीं चाहती, मतलब कुछ राजदार है।
अब सवाल पूछोगे तो भड़केगी ना वो, जी। और वही विपक्ष का रोल हो रहा है उससे प्रेरित होके, जबकि हर नेता की जवाबदेही है वो शालीनता से जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरे मामले से तो मतलब ये नजर आ रहा है कि अगर आप सवाल करेंगे, यदि आप किसी नेता से पूछेंगे कि देश में क्या चल रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए और क्या मतलब परिस्थिति बनी हुई है उनको सही किया जाए, तो आपको गालियां सुननी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि जनता तो सीधा आप जाके नेता से नहीं जुड़ सकती। अब जो जिसको मीडिएटर बनाया गया है तो वो गालियां खाएगा तो उनसे सवाल कौन पूछेगा। आज एक खबर पढ़ रहा था कि एक आरटीआई के मामले में एक थाने से संबंधित मामला है कि सीसीटीवी का रिकॉर्ड नहीं रखने पे उनको नोटिस जारी किया है जी। तो सीसीटीवी मतलब आप किसी कार्यालय में जाएंगे, कार्यालय के बाहर सीसीटीवी है जी। मतलब उनके यहाँ कौन आ रहा है वो तो बदसलूकी नहीं कर रहा, उसकी निगरानी उसकी रिकॉर्डिंग रख लेंगे जी। लेकिन अंदर कौन सीसीटीवी लगा है? बिल्कुल अंदर आरटीआई जैसे कुछ एक्ट हैं जो सीसीटीवी का काम करते हैं जनता का, या पत्रकार हैं जो नेता से सवाल करते हैं, उन्हें अपने विरुद्ध सीसीटीवी नहीं चाहिए, उनकी निजता पूरी सुरक्षित चाहिए, वो जो करें, पर जनता उससे कुछ नहीं जानना चाहिए जी। ये विपरीत परिस्थिति, लोकतंत्र के विपरीत स्थितियां बन रही हैं इस समय, लोकतंत्र की विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं और चूंकि नेता उसके लिए जिम्मेदार है, तो अब इसमें न्यायालय क्या करे? न्यायालय असल में न्यायालय की डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं सत्ता पे आती है। बिल्कुल न्यायाधीशों की संख्या कम है और उनके ऊपर भी काफी अब भाई उनके भी जीवन निर्वाह, उनकी जो सैलरी वगैरह का जिम्मेदारी शासन पे ही है, कहीं ना कहीं वो भी सत्ता पे निर्भर है जी। तो जो एक न्याय का अधिकार हमारा 75 वर्षों में न्याय का अधिकार मौलिक अधिकार है पर बन नहीं पाया पूरी तरह से, क्योंकि उसके लिए न्यायाधीश चाहिए अदालतों में, है ना। एक आम आदमी कोर्ट में जा सके उसके लिए वो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, व्यवस्था है पर वो निष्पक्ष व्यवस्था उसको नहीं मिल पा रही है जी। तो न्याय भी कहाँ जाएगा? हमें अदालतों की संख्या, जजों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी बिल्कुल, और एक जवाबदेही होना पड़ेगी, सत्ता के प्रति नहीं हो जनता के प्रति हो। ये बहुत विकट स्थिति है इस समय। भारत लोकतंत्र न्यायालय नहीं जा सकता। भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है और वो अब मतलब कदावर जो नेता हैं उस पर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, भाषा का अलग अलग तरीके की खबरें हमारे पास आती हैं जी। आप जो लोकतंत्र देश दे रहे हैं, एक्चुअल में सुकरात के समय में यही उन्होंने भी लोकतंत्र से पहले प्रशंसक थे, फिर उनको उसी लोकतंत्र से उनको सजा दी गई थी, मौत की सजा जी, तो उन्होंने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कह दिया था जी। और आज हमारा लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल गया क्योंकि संख्या बल पे आधारित हो गया, मुद्दों पे आधारित नहीं रहा है ना। और उसको भीड़तंत्र बनाने में ये रेवड़ी कल्चर भी जो आई है वो इसलिए नहीं कि कोई भलाई के लिए दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित हो जाए, हम सरकार में वापस आ जाएं और जनता के प्रति जो न्याय है, जवाबदेही, उससे अब वो हटते जा रहे हैं सत्तारूढ़ दल। तो इसलिए अब ये लोकतंत्र भीड़तंत्र की ओर बढ़ रहा है। इसे बचाने की जवाबदेही भी अब पत्रकारों पर ही है और उन्हें सवाल पूछना चाहिए। और ऐसे मामलों जब उनके विरुद्ध ये बदतमीजियां होती हैं तो सारे पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम है। इसे भीड़तंत्र से बचाने के लिए हमारी लड़ाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र देश में नेताओं के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर मतलब कैसे जनता को न्याय मिलेगा, कैसे मतलब उनकी बातों को रखा जाएगा, उनकी समस्याओं को वहां रखा जाएगा, जिससे कि नेता जो है वो रूबरू हो सके कि हमारे देश में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। बिल्कुल। और लोकतंत्र एक दिन का नहीं होता है, लोकतंत्र को बचाए रखना सतत प्रक्रिया होती है, निरंतर प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि हमें आजादी मिल गई, लोकतंत्र मिल गया जी। वो तो जो भी जो शक्तिशाली जो लोग होते हैं, पावर गेन करने वाले जो माफिया होते हैं जी। वो इस पर शिकंजा बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, वो कोई भी सरकार हो जी। और उसके चेक एंड बैलेंस के लिए ही ये 3 स्तंभ बनाए गए थे, जिसमें चौथा स्तंभ पत्रकारिता भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चौथे स्तंभ को सर गालियां खानी पड़ रही है, इस तरीके की भाषा सुननी पड़ रही है कि आप बिके हुए हैं, तो कैसे वो सवाल पूछेंगे? जब एक पत्रकार के साथ हुआ है, अब बाकी पत्रकारों के साथ होगा तो वो तो खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे कि उनको ये कहकर पीछे हटा दिया जाता है कि आप बिके हुए हैं, अगर मैं सत्ता में आ गया या कोई और सत्ता में है तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा और पानी डालकर जगह को धुलवा दिया जाएगा। हाँ नहीं, ये तो इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा पत्रकारों को, क्योंकि लोकतंत्र हो या आजादी ये निरंतर प्रक्रिया है। आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज से गुलाम बना सकता है, प्रलोभन से, डर से,
किसी भी हथियार से ये लोग आपको गुलाम बना सकते हैं। तो आपको आजाद रहना तो आपको लगातार उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कभी आजादी मिलेगी नहीं। ये पत्रकारों के लिए सोचने का विषय है कि हमें उन पत्रकारों के साथ खड़े होना चाहिए जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस पर चुप नहीं रहना चाहिए, इसकी निंदा करना चाहिए सबको मिलकर। अगर कोई कवि या कोई कवियत्री इस तरीके की मतलब बातें पूछता है तो उस पे तो नोटिस आ जाता है सर सरकार का कि आपने ये बातें कैसे कर दी। समस्या ये है हाल ही कि में अभी जी कुछ सालों में जनता को भी पोलराइज किया गया है जी, जनता का भी ध्रुवीकरण किया गया है। यदि आप किसी सरकार के खिलाफ सवाल उठाओगे तो आप पे दूसरे दल का टेक लगा देंगे। उदाहरण के लिए मान लो मैं अभी भाजपा सरकार के खिलाफ सवाल उठाऊंगा तो वो इस दल के लोग बोलेंगे तो कांग्रेस ही है या तो आम आदमी पार्टी का है। यदि कांग्रेस की सरकार आएगी मैं उस पर सवाल उठाऊंगा तो वो मुझे भाजपा ही होने का। अब हम हैं किसके, हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। हम खुद अपनी पहचान नहीं बना पाए। हमें तीसरा पक्ष हमेशा बनना पड़ेगा। सत्ता और विपक्ष दोनों के खिलाफ तीसरा पक्ष पत्रकारिता को बनना पड़ेगा। सर इस पूरे मामले में क्या शिक्षा पे सवाल उठना चाहिए कि वो इस तरीके अगर अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं तो उनके पास शिक्षा का ज्ञान कम है, मतलब उनके पास वो शिक्षा नहीं है जो एक नेता के पास होनी चाहिए, जो मर्यादा रखे भाषा की। वो शिक्षा कहाँ से लाएंगे? शिक्षा के सवाल राजनीति पे उठे, पर मैंने बड़े अच्छे शिक्षित राजनेताओं को बड़े बड़े घोटालों में, शिक्षा से तो उनको घोटालों का ज्ञान भी हो सकता है। आप शिक्षा का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं? आप शिक्षित हैं, आप अपने ज्ञान का उपयोग भ्रष्टाचार के लिए भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं, आप सुशासन के लिए भी कर सकते हैं, अराजकता फैलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा वगैरह का जो मापदंड है वो मुझे उचित नहीं लगता। वो आपके संस्कारों पर निर्भर है, आप किस संस्कार से आ रहे हैं। आप बदसलूकी करके अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो हमें संस्कारों की रक्षा करना चाहिए कि हमें किससे कैसी बात करना चाहिए, जी। हमें बातचीत का लहजा कैसा रखना चाहिए जी। ये संस्कार में आता, शिक्षा में नहीं आता ये। जी। तो हमें पहले संस्कारित नेताओं को चुनना चाहिए। कदावर नेता अखिलेश यादव जी को तो मतलब जो राजनीति है वो तो माना जाए एक तरीके से विरासत में मिली है। हाँ ना, राजनीति विरासत में मिली तो उनको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ी। तो आजकल जमीनी नेता खत्म कर दिए जा रहे हैं। वही बिल्कुल, हर पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म है। जी। आप देखिए जमीनी नेताओं की बजाय आसमानी नेताओं को प्रायोरिटी दी जा रही है। वही, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक है। जो जनता से जुड़ा हुआ, जनता की समस्याओं के संघर्ष करता हुआ नेता आगे बढ़ रहा है, उनको राजनीति में अब स्थान नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए इसमें जनता भी खुद जिम्मेदार है। वो अपना जन नेता नहीं चुनेगा, वो टेक देखेगा किस पार्टी से। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने भी आ रही है। हम कह रहे हैं पार्टी के लोगों को चुनो आप, परंतु ऐसे नेताओं को चुनो पार्टी के जो जनता से जुड़ाव रखते हैं, सरकारी से उनका व्यवहार अच्छा हो, वो उनकी बात उठा सकने में सक्षम हो। बिल्कुल जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि कैसे लोकतांत्रिक देश भारत में जो कदावर नेता हैं वो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ मीडिया हो या फिर आम जनता हो, वो किसी के लिए भी अपनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और तमाम तरह की गाली गलौज करके उनको निराश करते हैं। और वो ये दिखाते हैं कि हाँ हम पूंजीपति हैं, हमें जो चीज़ें मिली हैं वो विरासत में मिली हैं। तो वो उस चीज़ों को भूल जाते हैं कि वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो असल में उन्हें एक जनता ने बैठाया है, पूरी जनता ने उन्हें बैठाया है। इसी के साथ आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।